हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कि एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के ज़रिए। सबसे पहला टॉपिक आता है एलिफैटिक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और न्यूक्लियोफिल्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्या होती है, ये ऐसे टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें रिप्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी एटम का, ग्रुप का किसी अनदर एटम और ग्रुप के साथ। इसी को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब बात आती है कि एलिफैटिक ग्रुप अपना कैसा होना चाहिए। एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है कि जो बेंजीन रिंग्स होती हैं वो एरोमेटिक होती हैं, जिनको हम बाय हकल रूल से डिफाइन करते हैं कि वो एरोमेटिक कैसे होती हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना एलिफैटिक के ऊपर, मीन्स जो कार्बन्स की चेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक ग्रुप। तो ये कंटेन करते हैं अल्काइल ग्रुप को। और जो एलिफैटिक्स होता है, इन न्यूक्लियोफिलिक की कंडीशन में एलिफैटिक्स के ऊपर कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा। मीन्स कार्बन जो है, कार्बोकैटाइन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट कब बनते हैं, जब कोई रिएक्टेंट, आपका रिएक्टेंट रिएक्शन के ड्यूरिंग जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जो कि शॉर्ट लाइफ होती है। वहाँ पे मतलब कार्बोकैटाइन भी बन सकता है, कार्बोएनाइन भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि कार्बन चेन के साथ कैसा ग्रुप अटैच है। अगर कार्बन ग्रुप के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा तो उस कंडीशन में रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका कार्बोकैटाइन बनेगा। तो सेम कंडीशन है, इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो एलिफैटिक्स होते हैं, एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एलिफैटिक ऐसे हो जो अल्काइल ग्रुप को कंटेन करे, वहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज वाला होगा। न्यूक्लियोफिल कैसे क्या होते हैं। न्यूक्लियोफिल्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनको हम लोग न्यूक्लियस लिविंग भी, न्यूक्लियस सॉरी लिविंग नहीं है, जिनको हम न्यूक्लियस लविंग भी बोलते हैं। और साथ ही साथ न्यूक्लियोफिल को हम लोग लिविस बेस भी बोलते हैं। लिविस बेस क्या होते हैं, लिविस बेस वो होते हैं जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं, जो लोन पेयर होते हैं वो हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी लिव स्पेस होता है वो अपने इन लोन पेयर को डोनेट करता है। डोनेट करेगा तो उस वो क्या होगा कि एज ए एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जैसे बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफिल्स आर एक्ट एज इंटरिंग ग्रुप। जो न्यूक्लियोफिल्स होता है वो इंटरिंग ग्रुप कब बनेगा, जब आपका न्यूक्लियोफिस, जो आपका लिविंग ग्रुप जब अल्काइल ग्रुप से बाहर निकल जाता है तब जाके कोई न्यूक्लियोफिल आके अटैक करता है, तो ऐसे न्यूक्लियोफिल को हम इंटरिंग ग्रुप बोलेंगे। और जो न्यूक्लियोफिल आपका लिविंग ग्रुप के जैसे लीव होके बाहर निकल गया उसको हम न्यूक्लियोफ्यूज बोलते हैं। अब हम इसको एक मैकेनिज्म के जरिए समझते हैं कि मैकेनिज्म में क्या होता है। एसन रिएक्शन में, एसन का जनरली हम लोग एक मतलब एक पॉइंट बना के ये इस रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ से आपका ये कोई अल्काइल ग्रुप है, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ 3 ग्रुप और, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है कि वो 4, कार्बन की वैलेंसी होती है कि वो 4 बॉन्ड बनाए, तो इसके 4 बॉन्ड हमने फॉर्मेशन 4 बॉन्ड इसके हमने बना दिए हैं। जो ये एल है ये अपना क्या है, एल इज ए लिविंग ग्रुप। जो एल है अपने पास ये एक लिविंग ग्रुप है। जो ये वाला न्यूक्लियोफिल है ये अपने पास एक इंटरिंग न्यूक्लियोफिल है, इंटरिंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप को हम लोग न्यूक्लियोफ्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज भी बोलते हैं। जब ये न्यूक्लियोफिल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो इस एल पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इस कार्बन पे यहाँ पे, और ये न्यूक्लियोफिल इसके ऊपर आके अटैक करेगा। तो ऐसे हमें एक रिएक्शन को दिखाना है। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियोफिल है मे बी आपका न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज्ड वाला भी हो सकता है। न्यूट्रल वाली कंडीशन कब होती है, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ कोई ग्रुप अटैच होगा तो ऐसी कंडीशन में वो न्यूट्रल होगा। और जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन हो गया तो ऐसी कंडीशन में वो नेगेटिव न्यूक्लियोफिल होगा। अब बात आती है कि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सॉल्वेंट किसके जैसे एक्ट करे अगर वो न्यूक्लियोफिल के जैसे, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सोल्वोलिसिस। अब बात आती है कि जो अपने पास एसन रिएक्शंस होती हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं SN1 और एक को नाम देते हैं हम लोग SN2। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसको यूनिमोलिकुलर किस भी हाफ पे बोला गया है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर क्यों बोला गया है मैं आपको बता दूं, यूनिमोलिकुलर का मतलब एक से नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शंस होती है ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप रिएक्शन इसको क्यों बोला गया है वो देखो। 2 स्टेप का मतलब होता है कि इसके पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो लीविंग न्यूक्लियोफिल है, लीविंग न्यूक्लियोफिल जो है वो लीव करेगा, ठीक है। और ये जो स्टेप होगा वो एक स्लोवेस्ट स्टेप होगा, ठीक है। और इसी स्टेप को हम लोग रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। और इसी स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, रेट रिएक्शन वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि न्यूक्लियोफिल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। SN1 में, SN1 के फर्स्ट स्टेप में। और SN1 का जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होगा कि जो इंटरिंग न्यूक्लियोफिल है, इंटरिंग न्यूक्लियोफिल इंटर करेगा कहाँ पे आके अटैक करेगा, जब आपका लिविंग न्यूक्लियोफिल लीव करता है तो वहाँ पे वो एक स्लोवेस्ट स्टेप होता है और उसी को ही हम लोग रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी बोलते हैं। उस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन में वहाँ पे जब इस कार्बन से कोई लिविंग ग्रुप, लिविंग न्यूक्लियोफिल जब बाहर जाता है तो ये दोनों के दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये लिविंग ग्रुप खुद लेके चला जाता है और यहाँ पे किसकी जनरेशन हो जाती है, कार्बोकैटायन की जनरेशन हो जाती है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो सेकंड स्टेप होता है उसमें ये पहला स्टेप होता है, ये एक स्लोवेस्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि इसी कार्बोकैटायन के ऊपर आपका न्यूक्लियोफिल आएगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच है, वो आके इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, इसके 4 बॉन्ड को वो कंप्लीट करेगा। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन। अब ये बात आती है कि इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोला गया। यूनिमोलिकुलर का मतलब है एक स्टेप में पहले लीव करेगा फिर दूसरे स्टेप में आके फिर अटैक करेगा। अब बात आती है SN2 की। SN2 में, और ये जो स्टेप होता है ना, SN1 का जो दूसरा स्टेप होता है ये एक फास्ट स्टेप होता है। इस स्टेप को हम लोग रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं बोलेंगे। SN2 की जब हम बात करते हैं तो SN2 जो होता है इट्स इज़ द सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो होती है वो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती है और इनके अंदर कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन नो फॉर्म, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा SN2 के अंदर। अब देखो क्या होगा, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसमें क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी। ट्रांजिशन स्टेट स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसको हम लोग, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन मतलब कार्बोकैटायन नहीं बना तो क्या बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे अल्टीमेटली एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बॉन्ड उसमें क्या होता है, फॉर्म होता है। ऐसी स्टेज को हम लोग ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से इसको समझे तो देखो, ये आपका लिविंग न्यूक्लियोफिल है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिल है, ये तो इस पे अटैक करे और ये यहाँ से बाहर निकले। मतलब एक टाइप से तो ये दिखा कि इससे तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और इससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ये पहला जो स्टेप होगा ये स्लोवेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, फास्ट स्टेप में ये लीव कर जाएगा। फिर इसका यहाँ पे रेट, इसी को ही हम लोग रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिल पे एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब हम इसको एक रिएक्शन, एक मैकेनिज्म से समझते हैं। SN2 को मैं एक मैकेनिज्म से समझते हैं। देखो, SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। इसमें क्या होगा कि ये अपने पास एक दिया हुआ है कोई भी सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट में ये सबसे पहला जो स्टेप होगा वो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जिसमें ये एक न्यूक्लियोफिल है। इसमें न्यूक्लियोफिल इस पे अटैक करेगा
और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर होगा। तो यहाँ पे ये एक स्लोवेस्ट स्टेप बनेगा जिसमें यहाँ से लिविंग ग्रुप तो बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफिल इस पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड तो इसके साथ फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसे स्टेप को, ये जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, और इसी को ही हम लोग रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी बोलते हैं। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करेगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। दूसरा वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है कि के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिल, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो तो बाहर निकल गया और न्यूक्लियोफिल ने आके इधर से अटैक कर दिया। तो यहाँ पे देखो इस वाले जो SN1 रिएक्शन हुआ था उसमें जो अपन को प्रोडक्ट मिला था SN के ड्यूरिंग, वो क्या मिला था? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिला था, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिला था। जिसका मतलब क्या होता है वो देखो, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जहाँ से आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकला उधर से ही आके आपके न्यूक्लियोफिल ने अटैक कर दिया। मीन्स सेम स्टीरियो केमिस्ट्री बनने को मिली। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बट SN2 में ऐसा नहीं हुआ। SN2 में हमें जो प्रोडक्ट मिला वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मिला। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि जहाँ से आपका न्यूक्लियोफिल, जहाँ से आपका लिविंग न्यूक्लियोफिल बाहर निकला, आपके इंटरिंग न्यूक्लियोफिल ने उधर से अटैक ना करके उसके बैक साइड से अटैक किया। तो मीन्स यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो बना वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का बना। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का बना मीन्स आपका प्रोडक्ट जो है वो पहले वाली स्टीरियो से उल्टा बना। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं SN रिएक्शन को। तो सबसे जो पहला फैक्टर आता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग SN रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं SN रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जनरली आप लोग देखना, सबसे पहला एक तो आपका सबस्ट्रेट भी इफेक्ट करेगा, मतलब कैसा आप रिएक्टेंट ले रहे हो, स्टार्टिंग का सबस्ट्रेट भी इफेक्ट करता है। दूसरा इंटरिंग न्यूक्लियोफिल कैसा है, इंटरिंग न्यूक्लियोफिल कैसा है वो भी इफेक्ट करता है। तीसरा लीविंग न्यूक्लियोफिल कैसा है, बाहर निकलने वाला न्यूक्लियोफिल कैसा है वो भी इफेक्ट करता है SN रिएक्शन पे। चौथा इफेक्ट करता है सॉल्वेंट पे, कि आप कैसे ड्यूरिंग रिएक्शन आप कैसे टाइप के सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी SN रिएक्शन पे। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग SN रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है SN रिएक्शन में। तो हम लोग देखने वाले हैं कि क्या नेचर होना चाहिए एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, अगर हमने एल्काइल हैलाइड लिया, अगर वहाँ पे कार्बोकैटाइन बन रहा है, अगर हमने एल्काइल हैलाइड लिया मीन्स हमने RX ग्रुप को लिया और वहाँ पे अगर आपका R पॉजिटिव बन रहा है मीन्स कार्बोकैटाइन बन रहा है पहले स्टेप में, तो इट मीन्स दिस रिएक्शन आर SN1 रिएक्शन। मीन्स वो जो रिएक्शंस होंगी वो SN1 रिएक्शंस होंगी। अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया और वहाँ पे नोट फॉर्म कार्बोकैटाइन नहीं बना, वहाँ पे डायरेक्ट ही ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो इट मीन्स रिएक्शन वहाँ पे कौन सी होगी, वहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, एक स्टेप हो गया, एक पॉइंट बनता है आपका ये कि सबस्ट्रेट आपका डिपेंड करता है कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया, अगर वहाँ पे कार्बोकैटाइन बन रहा है तो मीन्स वहाँ पे आपकी SN1 रिएक्शन होगी। अगर कार्बोकैटाइन नहीं बन रहा है तो मीन्स SN के अंदर वो SN2 रिएक्शन होगी। अगर आपने
आर अगर बल्की ग्रुप ले लिया, अगर आपने अल्काइल ग्रुप जो लिया, अगर आपने उसको बल्की ले लिया, बल्की का मतलब है कि उसको टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ऐसे लिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आपका हैलाइड ग्रुप बाहर निकलता है एज ए एक लिविंग ग्रुप के जैसे, तो वहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। और हमने पढ़ा था कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है देन सेकेंडरी से और देन प्राइमरी से। तो मीन्स अगर आपने आर ग्रुप को बल्कि लिया ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन में, आपका हैलाइड ग्रुप ईजियर बाहर निकलेगा, और ईजियर बाहर निकलने के साथ साथ वहाँ पे जो रिएक्शंस होगी वो SN1 होगी, क्योंकि SN1 में क्या होगा कि कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन में टर्सरी जो एल्काइल हैलाइड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू टर्सरी, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी के। अगर आपने SN1 रिएक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा फेवर्ड होती है मोर बल्की ग्रुप में, मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पे बल्कीनेस होगा ना एल्काइल हैलाइड में, SN1 रिएक्शन ही वहाँ पे फेवरेबल होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कार्बोकैटायन बनने के। अब बात आती है कि अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो डिपेंड करेगा आपके पॉजिटिव आई इफेक्ट पे, और साथ ही साथ आपके हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है वो भी डिपेंड करेगा वहाँ पे। दूसरा स्टेप है कि अगर वहाँ पे आपका एल्काइल हैलाइड के अल्फा पोजीशन पे, मतलब अगर अनसैचुरेशन अल्फा हाइड्रोजन हो, अनसैचुरेशन अल्फा पोजीशन पे हो, तो उसका क्या इफेक्ट होता है एल्काइल हैलाइड में। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका ये वाला हैलाइड ग्रुप है और इसके अल्फा कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये सिचुएशन क्या इफेक्ट करती है आपकी एसन रिएक्शन पे। अगर इन दीज कंडीशन में लिविंग ग्रुप, अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि अनसैचुरेशन का मतलब होता है, अगर हम बात करें सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना, वो सैचुरेशन कहलाता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कहलाता है। अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो लिविंग ग्रुप जो होता है वो नॉट इजीली लीव, ऐसी कंडीशन में आपका लिविंग ग्रुप इजीली लीव नहीं होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड आर फॉर्म, वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनने के कारण मोर सेंसिटिव हो जाएगी एसन रिएक्शन। विनाइल, एसिटिनाइलिक एंड एराइल वाली कंडीशन में आपकी जो एसन रिएक्शंस होगी वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी से होंगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस के जैसे होगा कि ये बॉन्ड जो है यहाँ पे मूव करेगा, और इस हैलाइड ग्रुप के जो लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पे ये डोनेट कर देगा, जिससे कार्बन और हैलाइड के बीच में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। और हमें पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड के, और एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड की। मीन्स ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना तो उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जितना ज़्यादा कि आपका अपना सिंगल बॉन्ड को तोड़ना जितना आसान होता है। जितना हम सिंगल बॉन्ड को आसानी से तोड़ देते हैं वैसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो सेम वही बात होगी कि अगर आपके अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ऐसी कंडीशन में एसन रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी। अगर अनसैचुरेशन है बीटा कार्बन पे, मींस अगर हमने ये बेस्ट एग्जांपल है बेंजाइल हैलाइड का, अगर ये वाली कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में एसन रिएक्शन जो होती है वो हाईली फेवरेबल होती है। और स्पेशली SN1 रिएक्शन कैसे होती है देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो हैलाइड ग्रुप है ये बाहर निकल गया तो इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पे क्या हो गया कि अवेलेबल होती है 2 और मोर साइट अवेलेबल होती है न्यूक्लियोफिल के लिए, कि न्यूक्लियोफिल उसके ऊपर आके अटैक करे। मीन्स यहाँ पे थ्रू रेजोनेंस भी होगा। रेजोनेंस कैसे होगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा तो न्यूक्लियोफिल इधर भी अटैक कर सकता है। ये कार्बन इधर जाएगा तो न्यूक्लियोफिल इधर भी अटैक कर सकता है। ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो मीन्स न्यूक्लियोफिल इधर भी अटैक कर सकता है। मीन्स बेंजाइल हैलाइड वाले केस में न्यूक्लियोफिल के पास बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं कि उसके पास साइट अवेलेबल हो जाती है अटैक करने के लिए। मीन्स बहुत यहाँ पे मतलब इस वाली कंडीशन में कार्बोकैटाइन्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होगी, मतलब एक बार इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा एक बार इस वाले पे, मीन्स न्यूक्लियोफाइल के पास साइट्स अवेलेबल हो जाती है
टू और मोर साइट्स अवेलेबल हो जाती है फॉर अटैक करने के लिए। तो इस कारण से अनसैचुरेशन अगर बीटा कार्बन पे है तो वहाँ पे मतलब वो स्टेबल होता है और हाईली फेवरेबल होता है फॉर SN1 रिएक्शन के लिए। अगर आपके एल्काइल हैलाइड के पास अगर कोई हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है तो ऐसे में आपकी SN रिएक्शन जो होगी वो हाईली फेवरेबल होगी, क्योंकि इस ऐसी कंडीशन में आपका कार्बोकैटायन जो होगा वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। अगर हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट भी एक डोमिनेंट इफेक्ट शो करता है SN रिएक्शन में। अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करती हूँ तो वहाँ पे रिएक्शन फास्टर होगी और वो SN1 में जाएगी। अगर मैं एपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करती हूँ तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन ज़्यादा होगी। वी यूज़ द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन आपकी स्लो हो जाएगी। अगर मैं पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करती हूँ तो पोलर का काम होता है कि वो उसको ईजिली मतलब H पॉजिटिव दे दे। मीन्स पोलर का काम होता है कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब डिजोल्व होता है तो आयनिक कंपाउंड बनाता है और सॉल्वेंट कैटाइन बाय ओरिएंटिंग हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ ऑफ द डायपोल अराउंड द कैटाइन, और सॉल्वेंट एनाइन थ्रू द पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल। मीन्स आप हमें ये पता है जैसे जो साल्ट होता है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मीन्स इसको आयोनिक फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आयोनिक फॉर्म बहुत ज़्यादा क्रिएट्स होंगी, तो ऐसे में आपकी SN1 रिएक्शन मोर फेवरेबल होगी। पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल अगर मैं दूं तो पोलर में आपका वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, क्योंकि वहाँ पे H पॉजिटिव होता है डोनेट करने के लिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ अगर मैं बताऊं तो एक तो हो गया एसीटोन और एक हो गया डाईमिथाइल DMSO का एग्जाम्पल होता है। सो दैट जो SN1 का रेट होता है वो इंक्रीज होता है और SN2 का रेट डिक्रीज होता है जब हम पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लूँगी तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन आपकी बढ़ेगी, अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो वहाँ पे SN2 आपकी डिक्रीज होगी। एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि अगर चार्ज इंक्रीज होता है, चार्ज कब बढ़ता है, आप अगर पोलर सॉल्वेंट लोगे तो वहाँ पे SN रिएक्शन इंक्रीज होगी। अगर चार्ज कम होगा, पोलैरिटी कम है तो वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज होगी। मीन्स अगर पोलैरिटी लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो SN1 फेवरेबल होगी, अगर एपोलर लेते हैं तो वहाँ पे SN2 फेवरेबल होती है। पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज होगा और पोलर सॉल्वेंट में SN1 इंक्रीज होगा और एपोलर सॉल्वेंट में आपका SN2 इंक्रीज होता है। ठीक है, अब बात आती है लीविंग ग्रुप की। लीविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो इजीली लीव कर जाए, जो कि बेटर हो, जो अच्छे से मतलब तुरंत कार्बन को छोड़ दे, भाई कार्बन को जल्दी से जल्दी छोड़ दे, ऐसा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। बेटर लीविंग ग्रुप, बेटर SN1 रिएक्शन। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही अच्छी SN1 रिएक्शंस होंगे। लीविंग ग्रुप जो होता है, लीविंगनेस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। लीविंग ग्रुप आर वीकर बेस, जो लीव करने वाला ग्रुप होना चाहिए अपने पास वो एक वीक बेस होना चाहिए। लिविंग ग्रुप आर लार्ज साइज, लिविंग ग्रुप का साइज भी बड़ा होना चाहिए। अगर हम कार्बन के साथ आयोडीन का बॉन्ड बना दें तो आयोडीन इजीली लीव कर जाता है बिकॉज ऑफ फ्लोरीन को अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बना देंगे तो फ्लोरीन इजीली लीव नहीं होगा बिकॉज ऑफ इसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, साथ ही साथ ये एक हाईली इसका स्मॉल साइज भी, स्मॉल साइज होने के कारण ये कार्बन से इतना चिपक जाता है कि कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक करना ही नहीं चाहता ही। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसकी बेसिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, जो कि एक वीक बेस हो और इजीली लीव कर जाए वहाँ से। इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफिल कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफिल एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास अच्छे खासे अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो, जिसके पास अच्छे खासे जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जैसे इफेक्ट करे, ऐसा न्यूक्लियोफिल हमारे पास होना चाहिए। न्यूक्लियोफिल नॉट इनोल, न्यूक्लियोफिल इनोल नहीं होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोफिल है, न्यूक्लियोफिल अगर अटैकिंग इंटरिंग न्यूक्लियोफिल, जिसको हम इंटरिंग न्यूक्लियोफिल बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, मतलब SN1 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिल की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती और SN2 के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिल डिपेंड करती है। तो न्यूक्लियोफिल नॉट इनोल इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, की जो न्यूक्लियोफिल होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इनोल नहीं होता SN1 रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिल इनोल होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में SN2 रिएक्शन में।
अब बात आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल होगा उतनी ही फास्टर रिएक्शन होगी, वो SN2 में होगी। और पुअर न्यूक्लियोफिल होगा मीन्स स्लो रिएक्शन होगी, और वो होती है SN1 में। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब ऐसा न्यूक्लियोफिल हो जो फास्ट अटैक करे और फास्ट लिविंग ग्रुप लीव हो, तो वो रिएक्शन SN2 के अंडर जाएगी। पुअर न्यूक्लियोफिल SN1 के रिएक्शन में जाता है। ऑर्डर की बात करें कि जो OH नेगेटिव है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल है वाटर के कंपैरिजन में, NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल है अमोनिया के कंपैरिजन में। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।